नमस्कार। आज बात करते हैं चांद के लिए इस नई दौड़ की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर 50 साल की लंबी खामोशी के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें फिर से चांद पर पहुंचने की होड़ में लग गई हैं? क्या है इसके पीछे का असली कारण? देखिए, ये अंतरिक्ष में खोज का एक बिल्कुल नया दौर है। इस बार मैदान में खिलाड़ी भी नए हैं और उनके इरादे भी एकदम अलग। ये दौड़ अब सिर्फ झंडा गाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य पर कब्जा करने की है। अगर पुराने जमाने की स्पेस रेस को याद करें तो वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर साबित करने की जंग थी। लेकिन आज की दौड़ ये बहुत अलग है। इसमें कई देश, कई गठबंधन शामिल हैं और सबकी नजर है भविष्य के संसाधनों और चांद की उन खास जगहों पर जहां से पूरे मिशन को कंट्रोल किया जा सके। मतलब दांव पर अब राजनीतिक शान से कहीं ज्यादा कुछ लगा है। तो इस नई रेस के मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है अमेरिका की नासा, तो दूसरी तरफ भारत की इसरो, चीन की सीएनएसए और रूस की रोसकॉस्मोस। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन सब की प्लानिंग आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। नासा की चांद पर वापसी की कहानी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपने इतिहास से सीखने की एक कोशिश है। एक ऐसा इतिहास जिसमें शानदार जीत भी है और बेहद दुखद हादसे भी। नासा का जो नया मिशन है आर्टेमिस, वो सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है। इसका लक्ष्य है पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चांद की सतह पर उतारना। ये सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। और हाँ, इस बार सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नासा सुरक्षा को लेकर इतना गंभीर यूं ही नहीं है। इसके पीछे दर्दनाक सबक छिपे हैं। 1967 में अपोलो 1 के लॉन्च पैड पर ही आग लग गई। 1986 में चैलेंजर शटल उड़ान भरने के 73 सेकंड के अंदर ही तबाह हो गया। और फिर 2003 में कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौटते हुए बिखर गया, जिसमें कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। इन हादसों ने नासा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हीं त्रासदियों का नतीजा है कि आज नासा की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। अब उनका हर कदम, हर फैसला सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर टिका है। उनका एक ही संकल्प है, अतीत की गलतियों से सीखना, ताकि भविष्य में अपने एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखा जा सके। अब बात करते हैं भारत की। इसरो की कहानी रेजिलियंस और कमाल की तकनीकी तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल है। याद कीजिए 2019 का वो दिन जब चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था। पूरे देश का दिल टूट गया था, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और महज 4 साल बाद 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये हार को जीत में बदलने का एक जबरदस्त सफर था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो का अगला मिशन है चंद्रयान 4, जो अब तक का सबसे मुश्किल मिशन हो सकता है। इस बार लक्ष्य सिर्फ चांद पर उतरना नहीं, बल्कि वहां से 2 से 3 किलो मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना है। यह मिशन 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को भेजने के बड़े सपने की पहली सीढ़ी है। सुनने में यह मिशन बहुत मुश्किल लगता है, और है भी, लेकिन इसका डिजाइन एकदम शानदार है। इसमें 5 अलग अलग हिस्से होंगे जो एक टीम की तरह काम करेंगे। एक हिस्सा रॉकेट को चांद तक ले जाएगा, दूसरा वहां उतरेगा, तीसरा सैंपल लेके वापस उड़ेगा, चौथा उस सैंपल को पृथ्वी पर लौटने वाले कैप्सूल तक पहुंचाएगा, और 5वां हिस्सा उस कीमती सैंपल को सही सलामत धरती पर वापस लाएगा। कमाल है ना? तो एक तरफ ये शानदार मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ इनके कारण कुछ बड़े सवाल और टकराव भी पैदा हो रहे हैं। क्या चांद एक ऐसी जगह बनने जा रहा है जहां कोई कानून नहीं चलता? इस दौड़ की वजह से देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। हाल ही में नासा के हेड बिल नेल्सन ने खुलकर चिंता जताई कि चीन चांद के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है और दूसरे देशों को वहां आने से रोक सकता है। अब चीन ने इन बातों को गलत बताया है, लेकिन यह दिखाता है कि चांद अब सिर्फ विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक नया अखाड़ा बन चुका है। तो सवाल उठता है कि स्पेस के नियम क्या कहते हैं? 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी जो कहती है कि कोई भी देश चांद पर अपना हक नहीं जता सकता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके बाद एक मून एग्रीमेंट भी आया जो नियमों को और साफ करता, पर उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसी किसी भी बड़ी स्पेस पावर ने आज तक साइन ही नहीं किया। और यहीं पर असली प्रॉब्लम छुपी है। संधि ये तो कहती है कि जमीन किसी की नहीं, लेकिन ये भी कहती है कि अगर कोई देश चांद पर अपना कोई बेस बनाता है तो उस बेस पर उसी का कंट्रोल होगा।
पर यह कंट्रोल बेस के आसपास की कितनी जमीन और वहां के संसाधनों पर होगा, ये कहीं साफ साफ नहीं लिखा है। और बस यही वो कानूनी लूप होल है जिसका फायदा उठाकर देश बिना दावा किए भी एक तरह से चांद पर कब्जा कर सकते हैं। चलिए एक पल के लिए देशों के बीच इस होड़ को भूल जाते हैं और उस असली चुनौती पर ध्यान देते हैं जो खुद चांद है। चांद पर कदम रखते ही जो सबसे पहली चीज महसूस होगी वो है हल्कापन। वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। मतलब अगर धरती पर किसी का वजन 60 किलो है तो चांद पर उसे सिर्फ 10 किलो महसूस होगा। शायद इसीलिए वहां चलने का सबसे अच्छा तरीका उछल उछल कर चलना है। लेकिन ये हल्कापन चांद के असली खतरों के आगे कुछ भी नहीं है। वहां हमारी पृथ्वी जैसा कोई वायुमंडल नहीं है जो खतरनाक रेडिएशन और उल्कापिंडों से बचाए। तापमान एक पल में बदलता है। धूप में झुलसाने वाली गर्मी तो साय में -200 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड। और वहां की धूल वो किसी नुकीले कांच के पाउडर जैसी है जिसमें से बारूद जैसी गंध आती है। ये धूल मशीनों और स्पेस सूट्स के लिए एक साइलेंट किलर है। सच तो यह है कि असली दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं बल्कि खुद स्पेस है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या चांद इंसानियत का अगला बड़ा इनाम है जिसे पाने के लिए देश आपस में लड़ेंगे, या फिर ये हम सब की सबसे बड़ी परीक्षा है ये देखने के लिए कि क्या हम मिलकर काम कर सकते हैं? इसका जवाब भविष्य ही देगा।